हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट की। ठीक है, बेसिक्स जो है हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिए हैं, राइट। आप वीडियोस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक सेक्शन, अदरवाइज़ मैं इसमें भी पिन कर दूंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी दूसरी वीडियो का जो लिंक है, राइट। वहाँ से आपको बेसिक्स समझ आ जाएंगे कि सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है, रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, या फिर एनफोर्समेंट का मतलब क्या है और कौन एनफोर्स करा सकता है, राइट। यहाँ पे सिर्फ हम बेयर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और बेयर एक्ट को फटाफट से ख़त्म करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जो डेट्स याद रखनी है, एक तो एक्ट नंबर हमें याद रखना है 54 है, राइट। उसके बाद सेक्शन एनफोर्समेंट डेट जो है 17 दिसंबर। अब ये एक्ट किस लिए बनाया गया था? टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट। तीन चीज़ें आएंगी यहाँ पे, सिक्योरिटाइजेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट। अब देखते हैं शॉर्ट टाइटल क्या कहता है। सिंपल है, इसका नाम जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल का, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। ये डेट भी याद रखनी है, 21 जून को ये जो है एनफोर्समेंट में आ गया था 2002 में। उसके बाद जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सा होता है? हमने वैसे उसमें भी बात करी है, बट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, एक तो ट्राइब्यूनल होता है DRT जिसे हम बोलते हैं, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, राइट। एक होता है अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली है इसलिए ये पहले आ गया। तो ये क्या है? डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। आगे हम इसकी बात भी करेंगे। एसेट रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है वो शेयर नहीं, इन द सेंस कि जो एसेट्स हैं वो खरीद लेते हैं। जो बैड लोन्स होते हैं ना, उन्हें खरीद लेती है। जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, अब वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो सिक्योर्ड लोन होगा तो उसने कोई सिक्योरिटी भी जमा कराई होगी, राइट। तो वो सिक्योरिटीज़ जो है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी जो है वो खरीद लेती है, ठीक है, कम पैसों में खरीद लेती है। मान लो अगर 20,000 का लोन था, 20,000 का ही लगा के देखते हैं, 20K का लोन था, तो वो मान लो 15 में खरीद ले, ठीक है। बाकी ये लोन पूरा जो है वो रिकवर तो करेगी, राइट, पर यहाँ पे ये कम में खरीद लेंगी। फिर एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, ये पूरा जो लोन है रिकवर करेंगे फ्रॉम द डेटर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, जो RBI के अंडर बनाई गई हैं, या हम बोलते हैं रजिस्टर की गई है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? एसेट्स को रिकन्स्ट्रक्ट करना, यानी कि उनसे खरीद लेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से खरीद लेंगे और फिर उनकी रिकवरी करेंगे, राइट। ऐसा क्यों होता है? ताकि इनका तो काम ही है, ठीक है, इनके तो पैसे यहीं से बन रहे हैं, और जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने काम पे फोकस कर सकें, राइट। बैंक का मतलब क्या होता है? बैंकिंग कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक भी हो सकते हैं, स्टेट बैंक। बस ये रीडिंग ले लो, ऐसा एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते। सच अदर बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है। बैंकिंग कंपनी कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। बोर्ड मीन्स सेबी, बस ये याद रखना, बोर्ड का मतलब यहाँ पे जो है वो सेबी है। एक सेकेंड, सेबी है, ठीक है, ये याद रखना बस। बोरोवर का मतलब क्या होता है? बोरोवर जो बोरो करता है मनी, किससे? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो याद रखना है। इससे ज़्यादा इसमें ऐसे टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। सेंट्रल रजिस्ट्री नहीं बनता, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। या कंपनी से भी नहीं बनता, कोरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक नहीं बनता, डेट से नहीं बनता। डेट का मतलब बस तुम्हें पता होना चाहिए इन जनरल क्या होता है। DRT से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका सेक्शन भी याद रखो, ठीक है, 2I। और उसके अलावा डेट सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी मतलब जो हम गिरवी रखते हैं ना चीज़ें, जैसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ रखते हैं, बस वही है, और कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? पेमेंट ना करना, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं NPAs में। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और दूसरा है 90 डेज़ का नोटिस। रुको, होगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एसेट्स आगे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होती है कि देखो, असिस्टेंस मतलब हेल्प करना, असिस्ट करना। अब फाइनेंशियल क्या होता है? पैसे की मदद करना, ठीक है। तो पैसे की मदद को हम क्या बोलते हैं? हमें लोन लेना होता है, ठीक है, या पैसे लेने होते हैं, बस वही होता है। तो ये किस तरीके से हो सकता है? लोन से हो सकता है, ठीक है, एडवांस ग्रांटेड, या एनी डिबेंचर। डिबेंचर भी अपने काइंड ऑफ लोन ही होता है, और बॉन्ड सब्सक्राइब एक्सेट्रा। बस इतना याद रखना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता जनरली। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स का जनरल मतलब समझो कि जो चीज़ गिरवी रखी जाती है, ठीक है, वो होते हैं फाइनेंशियल एसेट। वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। स्टिल देख लेते हैं। अ क्लेम टू एनी डेट और रिसीवेबल्स एंड अ पार्ट देयरऑफ वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सिर्फ सिक्योर्ड ही होता है या अनसिक्योर्ड भी हो सकता है? तो हो सकते हैं बिल्कुल। एनी डेट और रिसीवेबल सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल हो सकते हैं। मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन और द प्लेज, इन सब में फ़र्क क्या होता है? इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो देख लेना आप। एनी राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी,
वेदर फुल और पार्ट अंडरलाइंग एनी डेट, यहाँ से बस इतना बहुत है, ठीक है, जितना मैंने बता दिया इतना बहुत है। यहाँ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दो, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये याद रख लो कि एम में है, ठीक है, सेक्शन नंबर। उसके बाद नीचे आ जाए, फाइनेंशियल लीज नहीं बनता यहाँ से क्वेश्चन। हाइपोथिकेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है, इसे ऐसे समझो कि इट इज़ अ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम EMI पे फ़ोन लेते हैं, ठीक है, तो फ़ोन तो मैंने ले लिया, पर ये माना जाएगा कि भले ही पोजेशन मेरे पास है, पर उसकी जो ओनरशिप है वो तब तक उनके पास, कंपनी या जहाँ से भी हम खरीदते हैं उनके पास ओनरशिप तब तक मानी जाएगी जब तक हम फुल पेमेंट ना कर दें, राइट। अगर हम फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो दे हैव द राइट टू टेक इट बैक फ्रॉम अस, राइट। नेक्स्ट है हमारा नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। इसे ऐसा समझो, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो हमें राइट देता है टू गेट समथिंग, मनी, गुड्स एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए चेक होता है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ठीक है। तो यहाँ ये पढ़ लेना बस, इतना आता नहीं एग्जाम में। NPA इंपॉर्टेंट है। NPA क्या होता है, मीन्स एन एसेट और अकाउंट ऑफ बोरोवर विच हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबस्टैंडर्ड। इसे ऐसा समझो कि हमने जो एसेट हैं, ठीक है, वो गिरवी रखे हैं। मान लो मेरा एक घर है, ठीक है, मैंने वो गिरवी रख के लोन लिया है, अब मैं वो लोन को पे नहीं कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, NPA हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 90 डेज़। बाकी RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ओब्लिगेटर कौन सा होता है, ओब्लिगेटर एक ऐसा इंसान होता है, जैसे बोरोवर को ही हम लोग ओब्लिगेटर बोल सकते हैं, ठीक है, इन लेमन लैंग्वेज, इन जनरल लैंग्वेज। वैसे ओब्लिगेटर का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, मीन्स अ पर्सन लाइबल टू ओरिजिनेटर। अब ओरिजिनेटर कौन से होते हैं, ओनर ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट के ओनर होते हैं। और वो कौन बन जाता है, जैसे ही वो सिक्योरिटीज़ को बेच देते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक्स है, एसेट्स को बेच देते हैं टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो वो ओरिजिनेटर बन जाते हैं, ठीक है। ओब्लिगेटर कौन होता है, जिसकी ओब्लिगेशन है टू पे द डेट, तो जो लोन अमाउंट है वो पे करेगा, राइट। अब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स नहीं पढ़ना। प्रॉपर्टी, इसमें बस ये देख लो, मूवेबल भी आती है, मूवेबल भी आती है, डेट और एनी राइट टू रिसीव पेमेंट आता है, रिसीवेबल्स आते हैं, ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं। यहाँ से पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर देता है या नहीं ध्यान आता है, राइट। क्वालिफाइड बायर नहीं आता यहाँ से क्वेश्चन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं आता, RBI नहीं आता, स्कीम नहीं आता। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब मैंने उस क्लास में समझा दिया है, वो देख लें एक बार पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। बस इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। वो कन्वर्जन कैसे होता है वो वीडियो में देख लें, आपको समझ आ जाएगा। सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं आता, सिक्योर्ड एसेट नहीं आता, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होता है जो मतलब कोई एसेट अपने पास रख के फिर लोन देता है, ठीक है। एक तो से भाईचारे में लोन दे दिए कि यार कोई बात नहीं, दे दियो जब तेरे पास हो, या फिर एक बैंक जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, वो सामने वाले की कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे जिसे हम एसेट्स बोल सकते हैं या सिक्योरिटी बोल सकते हैं, और फिर उन्हें लोन देंगे, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है, जो लोन ऐसा देता है। हाँ, सिक्योर्ड डेट क्या होता है, जो सिक्योरिटी से सिक्योर होता है, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं आता यहाँ से क्वेश्चन, सिक्योरिटी रिसीट नहीं आता, स्पॉन्सर नहीं आता, SBI नहीं आता, सब्सिडरी बैंक नहीं आता, बस, ठीक है, जितने हो गए यहाँ से ही आता है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आता। अब देखते हैं चैप्टर 2 बात करता है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो सेक्शन 3 जो है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इस सेक्शन के अंडर जो है उन्हें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना होगा। नंबर 1 किससे लेंगे, RBI से लेंगे। सेकंड जो है 2 करोड़ की जो है नेटवर्थ होनी चाहिए, पर यहाँ पे अब जो अमाउंट है फिक्स कर दिया गया है बाय द RBI, आई गेस मार्च 2026 तक 300 करोड़ हो गया है, ठीक है। RBI में, हाँ, इसमें लिख दिया है ना कि RBI जो है वो चेंज भी कर सकता है अमाउंट, तो इसी के बेसिस पे जो है अमाउंट चेंज कर दिया गया है, 300 करोड़ हो गया अब, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है प्रोवाइज़ो को। इसके बाद हाँ, जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगेगी वो RBI में लगेगी, राइट। उसके बाद अदर कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कि पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर तक जो है कोई भी लॉस नहीं हुआ है कंपनी को, ठीक है, जो अप्लाई कर रही है उस कंपनी को। नेक्स्ट है कि उनके पास एडुकेट वो होनी चाहिए, अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि वो कैसे रियलाइज़ करेंगे लोन को, ठीक है, कि मान लो सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या उनके पास इनफ इन्वेस्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं,
ठीक है, ये चीज़ वो करेंगे, क्या इतनी मैन पावर है उनके पास कि वो जो है लोन को, जो बेड लोन है उन्हें रिकवर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास एडुकेट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन सब काम को करने का, ये भी देखा जाएगा। जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, क्या वो कभी किसी मोरल टर्पिट्यूड में, मतलब जैसे करप्शन हो गया, ठीक है, या और मोरली किसी भी तरीके से वो कन्विक्टेड हुए हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दैट इज स्पॉन्सर ऑफ द ARC इज़ फिट एंड प्रॉपर पोजिशन पर्सन इन अकॉर्डेंस, मतलब जो स्पॉन्सर हैं वो फिट हैं और दे आर एबल टू पे या हेल्प द ARCs, राइट। उसके बाद अदर जो प्रूडेंट नॉर्म्स है उनको भी फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसके बाद अदर कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सी है, मतलब जो RBI इम्पोज करेगा वो कंडीशन भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। फिफ्थ ये कह रहा है कि RBI जो है रिजेक्ट भी कर सकता है अगर ऐसी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होती है इन केस। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है रजिस्टर्ड ऑफिस की, तो आपको पहले प्रायर परमिशन ऑफ RBI की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बस यहाँ से इतना ही आएगा, इसके अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। ऊपर तो हमने क्या देखा था, रिजेक्ट कर सकते हैं अगर कंडीशन फुलफिल ना हो, यहाँ पे कह रहे हैं कि कैंसिल कर सकते हैं। कब करेंगे, सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, मतलब ARC का जो बिज़नेस है वो कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कैंसिल किया जा सकता है उनका सर्टिफिकेट। सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट उन्हें मिल नहीं रही है, ठीक है, स्पॉन्सर से ही नहीं है, तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। हैज़ फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एट एनी टाइम फेल टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन रेफर टू A to G क्लोज। इनमें जो ऊपर हमने पढ़ी है ना, जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है टू कैंसिल द सर्टिफिकेट। उसके बाद है फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय RBI, जो है टाइम टू टाइम RBI क्या बोलते हैं, डायरेक्शन इशू करते रहते हैं, ठीक है, तो आप अगर उन्हें कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, वो कैंसिल हो जाएगा। मेंटेन अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे बोला गया है उस तरीके से आपको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। सबमिट और ऑफर फॉर इंस्पेक्शन, कि जो अपने बुक ऑफ अकाउंट है वो सबमिट करेंगे इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, जो ऑडिट्स होते हैं। ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI रिक्वायर्ड अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 3। उसके बाद ये देखें कि अपील कहाँ हो सकती है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए। विद इन 30 डेज़ जो है आप अपील कर सकते हैं। हमने जो ऊपर बात करी थी TRT और DART। और ऑर्डर जो है शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, ये मैंने भी नहीं ध्यान दिया था। प्रोवाइडेड देयर बिफोर रिजेक्शन एंड अपील सच कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल नोटिस ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है उस ARC में, जिसे हम क्वालिफाइड बायर भी बोलते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें, ठीक है, तो कैंसिलेशन से पहले जो है उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट की मनी थी उन्हें वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक्विजिशन ऑफ राइट एंड इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट्स। जब हमने बात की थी ना कि सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दे, सिक्योरिटाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे कि एक्वायर कर लेंगे इंटरेस्ट को फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है कंपनी के, जो सिक्योरिटी जिन्हें हम बोलते हैं इन लेमन लैंग्वेज।